हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 बेटा हम लोग शुरू करते हैं। हमारा अब ये मैग्नेटिज्म से आगे हम अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं मैग्नेटिज्म में। तो बेटा एक बंदा था, उसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरियस्टेड। हैंस क्रिश्चियन ओरियस्टेड। ये बंदा जिस तरह हम पढ़ाते हैं, ये भी पढ़ाया करता था, फिजिक्स ही पढ़ाया करता था। और ये 1820 का ज़माना मैं आपको बता रहा हूँ। 1820 में ये एक क्लास में लेक्चर ले रहा था, अपनी क्लास में क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था। उस वक्त जो था ना, ये एक सिंपल सर्किट के हवाले से डिस्कशन कर रहा था। तो क्लास में इसने इस तरह करके एक फर्ज करें कि ये अभी तो हम उसको बकायदा क्रिएट करते हैं सिचुएशन को, लेकिन वहां पर ऐसा बाय चांस हुआ। ये एक वायर है, इसके गिर्द कुछ प्लॉटिंग कंपसेस पड़ी हुई थी, जो मैं दोबारा इसको नीट बना देता हूँ। ये वायर है, ये एक ड्राइंग बोर्ड हम बना लेते हैं। वैसे अभी तो हम इसको बकायदा एहतमाम से बना रहे हैं ना, लेकिन उस वक्त ये ज़रूरी नहीं कि इस तरह का कोई सेटअप उसके पास बना हुआ था, ठीक है ना। उसके पास ये बहुत सारी फर्ज करें प्लॉटिंग कंपसेस हैं, और इनकी जो नीडल्स हैं वो सारी एक ख़ास डायरेक्शन में पॉइंट कर रही थी। सारी फर्ज करें अपनी जो रिस्पेक्टिव डायरेक्शन उसमें पॉइंट कर रही थी। तो हैंस क्रिश्चियन ओरियस्टेड ने इस वायर को एक बैटरी के साथ जोड़ा यूं, और इसका सर्किट यूं कंप्लीट किया। तो क्या हुआ, यहां से करंट फ्लो हुआ। कौन सा करंट? पॉजिटिव करंट, कन्वेंशनल करंट। वैसे तो आपको पता असल में इलेक्ट्रॉन्स यूं मूव करते हैं, लेकिन हम क्या लेंगे, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज यूं जा रहा। अब वो करंट यूं फ्लो किया उसने जब इस तरह से, तो ये जो सारी प्लॉटिंग कंपसेस थी, ये एकदम इनकी नीडल्स जो थी वो डिफ्लेक्ट हुई, और इन्होंने अपने आप को एक खास सर्कुलर पैटर्न में अरेंज कर लिया। ये इस तरह से भी आपको समझ नहीं आ रही होगी, इस तरह मैं बना के दिखाता हूँ। यानी ये वो कंपसेस थी जो उस वायर के गिर्द पड़ी थी। ये वाकया एक क्लास के दौरान हुआ। यानी जिस तरह फर्ज करें कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाते पढ़ाते किसी चीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए, क्या या आप किसी बच्चे के क्वेश्चन के जवाब में कोई क्यूरी हल करने के दौरान ये चीज़ डिस्कवर हुई कि वो वायर्स में प्लॉटिंग कंपस की जो नीडल्स थी ना, सारी वो उन्होंने अपने आप को सर्कुलर पैटर्न में अरेंज कर लिया। तो इससे ये बात पता चली कि जब एक वायर करंट फ्लो करता है, तो उसके गिर्द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और ये बात क्लास के अंदर ड्यूरिंग द लेक्चर डिस्कवर हुई, हैंस क्रिश्चियन ओरियस्टेड। तो सो आपके नोट्स का जो ओपनिंग सेंटेंस है वो ये क्या कहता है कि इट वाज हैंस क्रिश्चियन ओरियस्टेड इन 1822 while teaching in the class discovered that a wire carrying current has a magnetic field around it. So that is the very first sentence that I want to tell you. अब अगली बात आ जाती है कि ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का है। ये इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है। ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। इसके ये क्या है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से ये स्टैब्लिश होता है। मैं ये इस तरह का सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है कि नहीं। और आए जरा इसको हम देखते हैं। इसकी डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड ग्रिप रूल से मिलती है। इसकी डायरेक्शन किससे मिलती है? राइट हैंड ग्रिप रूल्स। इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलती है मैग्नेटिक फील्ड की? राइट हैंड ग्रिप रूल से। वो इस तरह से कि अगर ये वायर है और इसमें यूं करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फर्ज करें इसकी नोक की तरफ जा रहा है, तो आप थंब जो है वो करंट की तरफ करें, तो कर्ल ऑफ द फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड। इसका मतलब इसमें यूं करंट अगर फ्लो कर रहा है, तो राइट हैंड ग्रिप रूल टेल्स यू कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड इसके गिर्द यूं यूं स्टैब्लिश हो जाएगी। तो ये बात होगी। अब ये जो निशान है ना, इस निशान का मतलब है कि ये वायर इस तरह पड़ी हुई है, और करंट इसमें आउट ऑफ द वाइट पेपर आ रहा है। और ये जो निशान है क्रॉस का मतलब है कि करंट जो है वो आपसे अवे इनटू द वाइट पेपर जा रहा है। यानी वायर इस तरह पड़ी हुई है और उसमें करंट यूं अंदर की तरफ जा रहा है।
अब इस पे आप राइट हैंड ग्रिप रूल लगाएं तो अंगूठा अगर करंट की तरफ है तो कर्ल ऑफ फिंगर जो है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अमूमन जब आपसे कहा जाता है कि आप ड्रा करें इनको, तो आपने 4 सर्कल बनाने होते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड के। पहला सर्कल आप काफी करीब बनाते हैं इसके, यूं, और ये उसका एरो आप यूं दिखाएंगे, लेकिन आप वायर को टच नहीं करेंगे। दूसरा सर्कल आप यूं बना देंगे, रेडियस थोड़ा बड़ा कर देंगे। तीसरा सर्कल में, पहले और दूसरे सर्कल में जितना गैप है, आप तीसरे सर्कल में वो गैप जरा बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने का मकसद ये होता है कि आप कहना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रहा है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड में जब गैप बड़ा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, शो होता है। और उसके बाद चौथा सर्कल आपने और दूर बनाना है और इस तरह करके बनाना है। यानी जब आपने 4 लाइनें बनानी है तो पहली और दूसरी लाइन के दरमियान जो गैप है, दूसरी और तीसरी लाइन में गैप उससे ज्यादा होना चाहिए, और तीसरी और चौथी लाइन में गैप उससे भी ज्यादा होना चाहिए। तो ये चीजें आपने इस तरह बनानी होती हैं और आपको इसके 2 नंबर मिल जाते हैं। इसमें देखिए, इसमें कोई नॉर्थ पोल नहीं है, कोई साउथ पोल नहीं है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड है, ये सर्कुलर है। ये क्या है? सर्कुलर, ठीक है। एंड द मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to the current flowing into the wire, and this magnetic field decreases as you move away from the wire. यही आपका सेकंड पॉइंट है नोट्स का कि a wire carrying current has a circular magnetic field around it. This magnetic field is strong near the wire and it gets weaker as the distance from the wire increases. And this magnetic field is directly proportional to the current I in the wire. Direction of this magnetic field is given by right hand rule, राइट हैंड ग्रिप रूल, ठीक है। आगे चलते हैं और उसके बाद आप ये चीज देखें कि वही पैटर्न आपसे को अक्सर पेपर में मांगा जाता है कि बनाएं। यहां पर भी आप देखें कि ये अगर फर्ज करें करंट यूं फ्लो कर रहा है तो इसमें जो है ये राइट हैंड ग्रिप रूल की यहाँ पर खिलाफ वर्जी हो गई है, ये उल्टा बन गया जनाब। ये एरोज मुझे सारे सीधे करने पड़ेंगे यूं। ये देखिए, राइट हैंड ग्रिप रूल कहता है कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं होंगे, ठीक है कि नहीं? इस तरह से ये यूं। अच्छा, अब ये चीज देखें कि यहां से करंट यूं फ्लो कर रहा है, तो ये वही फ्लेमिंग्स राइट हैंड ग्रिप रूल कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं यूं हो रही है। और आप देखें जो 4 लाइनें बनाई गई उनमें पहली दूसरी लाइन के दरमियान गैप कम है, दूसरी और तीसरी लाइन के दरमियान गैप ज्यादा है, तीसरी और चौथी लाइन के दरमियान गैप उससे भी ज्यादा है। और इस क्रॉस का मतलब है करंट अंदर जा रहा है तो अंगूठा अंदर की तरफ, तो कर्ल ऑफ फिंगर जो है वो इस तरफ को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड दिखा रहे हैं। Gap between the magnetic lines of field is increasing, indicating the weakening of the magnetic flux density as the distance from the wire increases. अब आपको पता है B क्या है? Magnetic flux density measured in Tesla or Weber per meter square. I is the current in wire measured in amperes. अच्छा, अब इसमें यह है कि R से भी या D से भी या X से भी मुराद distance from the wire, ठीक है ना। यहाँ पर आप ये मत समझे कि R रेडियस के लिए, D डायमीटर के लिए या X कोई और डिस्टेंस है। पर्टिकुलरली इस टॉपिक में आर, डी और एक्स तीनों एक ही चीज को सिग्निफाई करते हैं और वो है डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। अब इसमें देखें, यहां आ जाते हैं, ये वायर है, ये निशान है, इसके गिर्द ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गई है। ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड यूं हो गया। अच्छा जी, अब ये चीज देखें कि इसमें यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यूं होगी टेंजेंट टू द सर्कल, यहाँ उस होगी कम, यहाँ उससे भी कम। इस जगह मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यूं होगी, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम। और इस डायरेक्शन में इधर होगी और यूं कम और यूं कम, और यहाँ इस तरह होगी यूं कम करके यूं कर। इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल है, और वो जो है वो इस तरह से आ रही है। और B is directly proportional to the current. B is inversely proportional to the distance from the wire. And when we combine all these things, so B is directly proportional to I over R, and B is equal to mu naught over 2 pi I over R.
ठीक है कि नहीं? ये एज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ अपीयर हुआ। यहाँ पर क्या अपीयर हुआ है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसमें जो म्यू नॉट है वो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। मैंने आपको बताया था कि ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के तकरीबन सारे एक्सपेरिमेंट्स में आएगा। ठीक है, अब इस यही फार्मूला आप किसी जगह पर ऐसे लिखा देखेंगे 2 पाई डी, और किसी जगह यही फार्मूला आप इस तरह का लिखा देखेंगे। आप इससे ये मत समझें कि ये कोई मतलब इसमें डायामीटर है या एक्स जो है वो इससे मुराद जो है वो कोई और डिस्टेंस है, या आर से मुराद रेडियस है। यहाँ पर तीनों से मुराद आप रेडियस समझें, यानी रेडियस मींस डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ठीक है ना? यहाँ पर है तो ये चीज होगी, यही चीज डी भी है, यही चीज एक्स भी है, और यहाँ पर जो बी की वैल्यू है ये वो कैलकुलेट करता है। इससे एक बात पता चल गई कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, कि जितना आपका करंट होगा उतना, जितना वायर मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरी करेगी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसके गिर्द बनेगा, और जितना आप वायर से दूर होते चले जाएंगे B की वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। वायर के नजदीक जब R कम है तो B ज्यादा है, जब R ज्यादा है तो B कम है, जब R और ज्यादा है तो B और कम है। तो ये रिलेशनशिप्स हैं। अब इसी चीज को आगे लेके चलते हैं। अब ये चीज देखें कि यहाँ पर नोट्स में भी यही बात लिखी हुई है, जो आपको नोट्स अपलोड होंगे उनमें भी यही चीज लिखी हुई है कि इसमें R, X या D एक ही चीज है, और म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। इट अपीयर्स एज अ कांस्टेंट इन द फॉर्मूले ऑफ मैग्नेटिज्म। जितने भी मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले हैं उनमें ये चीज अपीयर हो रही है। अब ये जो पॉइंट नंबर 7 है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आए जरा इसको देख लेते हैं कि पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है। ये देखें, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R। अब म्यू नॉट की वैल्यू क्या है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ ओवर 2 पाई I ओवर R। अब B इज इक्वल टू 2 पाई, इसको 2 से काट देगा, ये रह जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ I ओवर R। और इसी B को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये कांस्टेंट आपको क्या बता रहा है? ये कांस्टेंट एक इंकशाफ कर रहा है। पूछे वो क्या इंकशाफ? वो ये इंकशाफ कर रहा है कि अगर फर्ज करें ये कोई वायर है, इसमें कोई करंट है 10 एम्पियर का, और आप इससे सिर्फ 1 सेंटीमीटर दूर हैं, और यहां पर B कितनी प्रोड्यूस होगी? 0.00002 इंटू 10 एम्पियर ओवर 1 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करें उसमें मीटर में तो ये 0.01 आ जाता है। इस R की जगह 0.01 लिख दिया, इस I की जगह 10 लिख दिया, और ये वाला सारा कांस्टेंट यहाँ अपीयर होगा। अब ये 10 और ये 0.01 जो है ये मिलकर क्या करेंगे? ये मैक्सिमम डेसिमल को, इस डेसिमल को 3 प्लेसेस इधर ले आएंगे। 0.002 टेस्ला या 0.2 मिली टेस्ला। इस बात से क्या पता चला? इस बात से ये पता चला कि जो करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो बड़ा वीक होता है। करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो बड़ा क्या होता है? वीक होता है करंट से। और इसका मतलब है कि आप मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जितने भी पेपर 5 के क्वेश्चंस हैं और इवन पेपर 4 में जो क्वेश्चन आए, तो उसमें आप हमेशा एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि इन ऑर्डर टू मेक दिस एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल वी नीड हाई करंट। यानी मैग्नेटिज्म के सारे एक्सपेरिमेंट्स हाई करंट पे सक्सेसफुल होते हैं। इसका मतलब है कि, और वो हाई करंट क्या है? हमारे लैब पर्सपेक्टिव से कम 5 एम्पियर से लेकर 15-20 एम्पियर तक। और एक बात याद रखें कि जो करंट है वो क्या कहते हैं, हमारा जो करंट है वो क्या कहते हैं, 5 एम्पियर एक काफी बड़ा करंट है, क्योंकि जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो करंट होता है वो मिली एम्पियर का होता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो करंट होता है वो मिली एम्पियर का होता है। तो आप पेपर 5 के जितने भी मैग्नेटिज्म से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है उनमें लिख देंगे कि एक्सपेरिमेंट विल बी परफॉर्म्ड एट हाई करंट एंड लो वोल्टेज। और फिर साथ ही आप वो कहते हैं ना, मेंशन सम ऑफ द डिफिकल्टीज, तो आप मैग्नेटिज्म के सारे एक्सपेरिमेंट्स में ये डिफिकल्टी लिख सकते हैं कि सिंस द एक्सपेरिमेंट वाज बीइंग परफॉर्म्ड एट हाई करंट लो वोल्टेज,
Therefore, the equipment was getting hot after every 5 or 10 minutes of experiment, and we need to switch down the circuit, switch off the circuit, and wait till the equipment is becomes cool again, and so that we can use it, do the experiment again. यानी ये चीज आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब यही चीज मैंने नोट्स में मेंशन कर दी कि देखें कि b जो है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई r है। म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दी 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 2 पाई 4 पाई को काट कर 2 इंटू 10⁻⁷ आई ओवर r कर देगा, और 2 इंटू 10⁻⁷ ये 0.00002 आ गया। This constant indicates an important fact: magnetic field produced by the wire current is weak. We will always say, write, mention in any paper 4 or 5 question that experiments relying on the magnetic field produced by the current are successful only at high currents ranging from 5 ampere to 15 ampere. ठीक है ना बेटा? तो 1 एम्पियर जो है वो जो है वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिकली एक बड़ा करंट होता है। ठीक है, तो ये चीज थी जो मैंने आपको बतानी थी। आगे चलते हैं जनाब। फिर मैंने आपको बताया था कि वायर जो है वो जो करंट है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग करंट होगा, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। आप देखिए वो जो सबसे बड़ा करंट कौन कैरी करता है? वो जो खंबे की तारें, बड़े वाले जो हाई टेंशन केबल नहीं होती, जो ये देखिए फर्ज करें ये वायर्स हैं, ये खास वायर नहीं, ये खंबे हैं, और ये उनमें वो वायर है जो 1,32,000 वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी लेकर चल रही होती है। अब उसमें जो करंट होता है वो भी काफी बड़ा करंट होता है। अब उस करंट से जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जो है वो नीचे ग्राउंड तक आ रहा होता है। हालांकि अगर आपको याद हो तो सनरावल डैम के पास और काफी, आप अगर वो क्लब उस पे जाएं इस्लामाबाद क्लब वाली रोड पर, तो आप देखें वो खंबे काफी ऊंचे खंबे होते हैं और ग्राउंड से काफी दूर उनका डिस्टेंस होता है। लेकिन चूंकि वो एक बहुत बड़ा करंट कैरी कर रहे होते हैं तो उनका मैग्नेटिक फील्ड नीचे तक ग्राउंड तक आ रहा होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये चीज देखें कि आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा कैसे सकते हैं। ये आप फर्ज करें एक वायर है, इसके साथ एक और वायर है, इसके साथ एक और वायर ऐसे ले लें, भले एक और वायर ऐसे जोड़ लें। ठीक है कि बेशक आप एक ही बैटरी से ये करंट इसको यूं दे दें। ठीक है, अब इधर से जो निकलेगा उसको दोबारा यहीं पर वापस जोड़ दें। यहां से जो करंट आएगा उसको दोबारा यहीं जोड़ दें। यहां से जो करंट आएगा उसको दोबारा यहां जोड़। अगर आप फर्ज करें कि इस वायर में 10 एम्पियर करंट था, तो अगर आप इनको ऊपर से देखें, अगर आपकी आंख ऊपर आप देख रहे हैं, तो आप तो देखेंगे कि ये 4 तारें ऐसे हैं जो ऐसे, इसमें भी 10 एम्पियर करंट है, इसमें भी 10 एम्पियर, इसमें भी 10 एम्पियर। आपके लिए तो 40 एम्पियर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए इसमें भी 10 एम्पियर ऊपर, इसमें भी 10 एम्पियर ऊपर, इसमें भी 10 एम्पियर ऊपर, इसमें भी 10 एम्पियर ऊपर। तो अब ये बैटरी है वो तो सिर्फ 10 एम्पियर ही सप्लाई कर रही है। यहाँ से ये यूं सर्किट जोड़ दें, सब बैटरी तो सिर्फ 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, लेकिन ये चारों जो है 10 एम्पियर के कैरियर्स हैं, ये ऊपर आ रही है। तो इधर जो इसके पड़ोस में मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश होगा, जो हम राइट हैंड ग्रिप रूल से निकाल लेते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड फिर 4 टाइम्स बड़ा होगा। यानी अकेली वायर ने अगर 10 एम्पियर करंट प्रोड्यूस करना था, तो अकेली वायर ने अगर एक खास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना था, तो 4 वायर्स मिलकर 4 टाइम्स बड़ा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देंगी। तो यानी अगर अकेली वायर का करंट जो है वो म्यू नॉट 2 पाई आर है, तो n वायर्स अगर ऐसे पैरेलल ऊपर की तरफ उठकर आ रही हैं, तो इनटू n से आप मल्टीप्लाई करें तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप चीज आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं। ये जो आपने फार्मूला आपने पढ़ा है ना, ये फार्मूला, इसी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये कहलाता है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब ये एफएससी में बहुत डिटेल में है, कैम्ब्रिज में नहीं है, तो हम इसको भी फिलहाल रिलेक्टेंटली छोड़कर आगे जाएंगे, हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं और हम देखते हैं।
अभी एक छोटा सा हम एक छोटी सी बात शुरू करते हैं, इसको हम ज्यादा डिटेल में तो नहीं डिस्कस करेंगे, इसको बाद में दोबारा जब ये आप इसका टॉपिक आएगा तो हम उस वक्त इसको देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसका सिर्फ एक तस्करा कर हम आगे बढ़ते हैं। क्या चीज है जिसको हम सिर्फ इसको थोड़ा सा देखकर आगे जाना चाह रहे हैं, वो है जी, ये देखें, ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, और ये इसके साथ एक और वायर है, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है कि नहीं। अब ये है कि इनके दरमियान एक डिस्टेंस डी है, एक डिस्टेंस डी इनके दरमियान है, और ये लेंथ एल है जिस तक दे रन पैरेलल टिल अ लेंथ ऑफ एल, ठीक है। ये केस इस केस से डिफरेंट है जिसमें वो दोनों वायर्स बिल्कुल जुड़ी हुई पड़ी, जुड़ी हुई वायर्स हैं तो उनका तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल कंबाइन हो जाएगा। जुड़ी हुई वायर्स होंगी तो उनका मैग्नेटिक फील्ड तो आप समझे एक ही आप बना लेंगे, आप समझेंगे कि ये एक ही वायर है जो यूं है। अब इसका देखें इन दोनों का क्या असर होता है, ये आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और कैसे भला, ये देखें, ये निशान है और एक ये निशान। अब इसके बाद इधर देखें, ये करंट ऊपर आया मैग्नेट, तो इसके गिर्द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड यूं एस्टेब्लिश हुआ, ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। और उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से यहां तक, ठीक है कि नहीं। अब ये चीज देखें, यहां पर क्या हो रहा है, ये वायर है, इस पे राइट हैंड ग्रिप टूल लगाया, इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं आ गई। ये वायर है, इस पे राइट हैंड ग्रिप टूल लगाया, इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं आ गई। तो सेंटर में ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं। तो क्या होगा कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड इनके साथ मुड़कर आगे चली जाएंगी, और ये वाली इनके साथ मिलकर आगे यूं चली जाएंगी। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस तरह का होगा, वो यूं होगा। यूं, ये यूं मैग्नेटिक फील्ड, और बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक है, ठीक है ना। ये आप वायर है एक, और ये एक और वायर है। अब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड क्या करती हैं, दे टेंड टू शॉर्टन अप, एंड इन डूइंग सो दे एक्सर्ट अ फोर्स, एंड दीज टू वायर्स आर पुल्ड टुवर्ड्स ईच अदर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास ये दो पेंसिलें हों और एक रबर बैंड यूं हो, और वो रबर बैंड खिंच के छोटा होना चाहिए, इस कोशिश में वो दोनों पेंसिलों को करीब करे, बिल्कुल उस तरह का हिसाब होगा। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और ये वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फोर्स लगती है। ये भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ये वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस तरफ से भी करीब। ये हमारे बनाने में थोड़ा सा वो है, ये अगर इसको ज्यादा सही तरीके से बनाया जाए तो ये कुछ यूं बनेगा कि यहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड खासी करीब है इस जगह पर, और यहाँ पर भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड क्या है, खासी करीब है। और हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड जो हैं वो दे टेंड टू रिपेल साइडवेज, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और इस कोशिश में इस वायर के ऊपर एक फोर्स लगेगी। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड भी एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और इस कोशिश में इस वायर पर इस तरफ फोर्स लगेगी। तो ये यूं हो गया जनाब, इस तरह से। तो ये दोनों वायर्स एक दूसरे की तरफ आएंगी। ये चीज हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, इसका अपना एक अपना टॉपिक भी है, लेकिन फिलहाल आप इसे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वायर कैरिंग करंट डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आज का जो एजेंडा है इस लेक्चर का वो ये है कि हम सिर्फ एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करें। उसके अंदर एज ए सब टॉपिक हमने इसे भी डिस्कस कर लिया है, इसे हम एज ए सेपरेट टॉपिक भी बाद में पढ़ेंगे। ये देखें, ये वायर है, ये एक और वायर है, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, इनके दरमियान डिस्टेंस D है, एंड द वायर्स रन पैरेलल टिल लेंथ L। अब वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके दरमियान वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट,
वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस लेंथ ऑफ वायर। जितना ज्यादा ये पैरेलल रन करेंगी उतना ज्यादा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस डी, वेयर डिस्टेंस डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स। और आप इन्हें कंबाइन करें तो फिर क्या होगा, ये, और आप इसे इक्वल टू में कन्वर्ट करें ओवर डी। अब म्यू नॉट ओवर 2 पाई जो है वो क्या है, म्यू नॉट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है ना, और वो मैंने कहा था कि ये 12 इसमें बार बार अपीयर होगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू वायर्स। तो इसका हमने यहाँ जिक्र कर दिया है नोट्स के अंदर कि टू वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है कि नहीं है। और यहाँ पर हम बना देंगे उनके इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स अलग-अलग से। और इसका फिर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूं करके बनेगा। ये देखिए यूं, यूं। Magnetic field around two wires is strong and weak inside or between the wires. Magnetic field lines tend to shorten up, यानी इलास्टिक बैंड की तरह ये खिंची हुई होती हैं, ये कम सिकुड़ना चाहती हैं, अपनी लेंथ को कम करना चाहती हैं। And in doing so exert a force from the region of strong magnetic field to the region of weak magnetic field. और उससे फोर्स जो ये फिर उसकी मैथमेटिकल रिलेशनशिप, ये बैटरी है, यहाँ से करंट यूं फ्लो करके यूं जा रहा है, ये करंट I1 है। ये वायर है बड़ी, जो मेन प्रोमिनेंट वायर है जो इसके पैरेलल पड़ी हुई है। यहाँ से भी करंट यूं फ्लो करके यूं जा रहा है, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है। दोनों के दरमियान डिस्टेंस D है और इनकी लेंथ L है। फिर वही बात कि the force of attraction between these two wires is directly proportional to the product of current, and this force is inversely proportional, directly proportional to the length to which they run parallel, and the force is inversely proportional to distance d. Of course जब दोनों वायर्स दूर हो जाएंगी तो उन दोनों का इफेक्ट ये कम हो जाएगा, और इन दोनों को फिर कंबाइन कर लें तो F is proportional to I1 I2 L over D, और फिर इसको आप म्यू नॉट ओवर 2 पाई एज ए कांस्टेंट अपीयर हो रहा है इसमें। तो ये एक फार्मूला था जो हम बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, एक बंदा ना वो मैग्नेटिक फील्ड से बड़ा तंग पड़ता, उसको वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उस जगह पर उसने बहुत सारी प्लॉटिंग कंपासेस रखी हुई थी और बड़े सेंसिटिव उसकी नीडल्स थी, बड़ी सेंसिटिव उसके स्प्रिंग्स थे, और उसका दिल था कि यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड ना हो। लेकिन कुदरती उस एक्सपेरिमेंट में एक वायर थी जो उसके नेबरहुड से गुजर रही थी, उस सिस्टम के जो उसने लगाया हुआ था, जो भी उसने यहाँ सेटअप लगाया हुआ था। अब वायर ऐसे गुजर रही थी, उस वायर को वो हिला भी नहीं सकता था, तो उसने उसी वायर के पैरेलल एक और वायर यहाँ रख दी। ये दोनों वायर्स अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही थी। नतीजतन ये हुआ कि उसका दिल था यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड ना हो, तो इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। यानी इस तरह देखें कि ये डॉट है, इसका मतलब करंट यूं ऊपर आ रहा है। अब इसका सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है यूं, ये ठीक है, और साथ ही उसने इसके एक दूसरी वायर रख दी क्रॉस करके। उसका ज़ाहिर है राइट हैंड ग्रिप रूल अगर आप लें तो उसका मैग्नेटिक फील्ड यूं होगा। अब आप देखें कि वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो इस तरह से दो वायर्स अगर करीब करीब आ जाएंगी तो वो एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड और अपोजिट डायरेक्शन होगी और बिल्कुल साथ साथ पड़ी हुई, जुड़ी हुई पड़ी हुई होंगी, तो एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल कर देंगी। ये बात कैम्ब्रिज में पूछी गई है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बताई गई। ये देखें आपके नोट्स में, टू वायर्स रनिंग पैरेलल एंड कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन।
such wires arrangement cancel the magnetic field of each other, so they have no magnetic field or a very negligible magnetic field around them. ठीक है, आगे चलते हैं। और 14th पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट है, और वो है जनाब के वायर कैरिंग AC करंट हैज एन अल्टरनेटिंग करंट एंड हैज एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। उसको हम डिस्कस करते हैं, और उसके साथ ही 14 पॉइंट्स पर ये टॉपिक खत्म होता है। ये वायर, इसमें अगर AC करंट फ्लो कर रहा है तो करंट कभी यूं जाएगा, कभी यूं जाएगा, कभी यूं जाएगा, कभी यूं जाएगा। आपको पता है पाकिस्तान में जो करंट फ्लो करता है वायर्स में, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। इसका मतलब 1 सेकंड में वो 50 हर्ट्ज 50 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। नतीजतन इसके गिर जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो अगर पहले राइट हैंड ग्रिप रूल की वजह से अगर करंट इधर था और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह था, तो जब करंट यूं जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टा हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यूं 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 50 टाइम्स करेगा। तो वो वायर विच इज कैरिंग AC करंट, वो वायर जो AC करंट को कैरी करती है, इस एरो का मतलब है करंट यूं जा रहा है, इस एरो का मतलब करंट यूं जा रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कभी यूं बनेगा, कभी यूं बनेगा। तो वो अपने आप को बार बार चेंज करता रहेगा, और जब बार बार चेंज करता रहेगा तो उससे होगा क्या कि वो एक दूसरे का वो इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। इफेक्ट कैंसिल नहीं होगा, आई एम सॉरी, वी शुड से दैट अ वायर कैरिंग AC करंट will have an alternating magnetic field around it, and its alternating magnetic field इसके ग्राउंड हो। और एक चीज जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बल्कि शायद पूरे कोर्स में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो ये है कि वो जब वायर में करंट यूं फ्लो करता है, बेटा वायर में जब करंट यूं फ्लो करता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जब यूं यूं ऑसिलेट करता है, तो ऑसिलेटरी मैग्नेटिक फील्ड से रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो चारों तरफ मूव करती हैं। इसका मतलब है अ वायर कैरिंग AC current has an AC magnetic field around it, and it acts as a radiating antenna of radio waves. बेटा यहाँ पर मेरा ये लेक्चर जो है, ये जो है वो खत्म होता है। मैं आप इसमें जो चीज क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आफ्टर दिस नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।